Welcome to Love is Cancer. हेलो नमस्ते। Namaste and San.io. हाँ। This is a Cancer Healing Journey Talks, where we invite speakers who have gone through cancer, maybe as patients, caregivers, or warriors like you who have been through this journey, came out beautifully, and now inspiring other cancer patients and caregivers by sharing their journey. So, thank you so much for giving your time. It's an honor to have you with us. It's a great opportunity and I am very thankful to you because ये एक प्लेटफॉर्म है जैसे कि आप लोगों ने मुझे चुना है और मैं खुशी जाहिर करता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि दुनिया में बहुत सारे कैंसर सर्वाइवर जिन्होंने केयरिंग करते हैं कि सामने आने के लिए तो इन लोगों को एक मोटिवेशनली आएगा कि वो सोचेंगे नहीं वो अकेला नहीं है उनके साथ और उनके पीछे आगे बहुत सारे हैं। तो ये एक मोटिवेशन उनको भी मिलेगा। तो इस वजह से मैं आप लोगों का आभारी हूँ कि ये आप लोग जैसे प्रयास कर रहे हैं कि सबके सामने हमें ला रहे हैं। A lot of thanks to you and your group. A pleasure. So, आप प्लीज अपनी जर्नी से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको क्या सिम्टम्स थे या कैसे डायग्नोज हुआ? बेहतर। एक्चुअली 2006 में ये मेरा जो जर्नी है बहुत उतार चढ़ाव रहा है क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो उस मेरा जो फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन का बैकबोन में ही था। आई हैव थ्री ब्रदर्स एंड इंक्लूडिंग मी और मेरा दो बहन थे। ये लोग सब छोटे-छोटे थे उस टाइम जब मुझे 18 इयर्स प्लस था। उस टाइम मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था एंड जैसे कि ओस्टियोजेनिक सार्कोमा। पहले तो शुरुआत में मुझे 2006 में मैंने मेरा डिप्लोमा इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। उसके बाद एक प्राइवेट कंपनी में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया है जो ऑपरेटिंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग के हिसाब से। और विदिन 8 मंथ्स में मेरा परफॉर्मेंस बहुत गोल अचीव कर रहा था, कंपनी बहुत हैप्पी था, खुश था। अचानक एक इंसिडेंट आया और उसके बाद मुझे इंटरनली पेन हुआ। कोई ट्यूमर भी नहीं था मेरे अंदर, जैसे कि स्वेलिंग होना, गांठ आना। मेरा राइट फेमर बहुत पेन करना शुरू हुआ। बीच-बीच में मैंने ऐसे ही पेन किलर गोली खाते-खाते चला। बट पता चला कि 20-25 दिन के बाद इंटरनली पेन हो रहा है। डॉक्टर ने मेरा वहाँ पे माइनर सर्जरी किया था, कुछ बोन ग्रोथ करके हो रहा है बोल के। देन पता चला कि 7 डेज़ के बाद बायोप्सी रिपोर्ट आया कि मुझे ऑस्टियोसार्कोमा डिटेक्ट हुआ है और उस टाइम मुझे मुंबई भेज दिए उन्होंने। मेरा जो डॉक्टर थे मेलबंकी करके कर्नाटक धारवाड़ पे था, मैंने जॉब कर रहा था छोटा सा। तो वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ। मुझे पता नहीं था मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल गया, बट मेरा माइंड में है कि मेरा ऑपरेशन हो गया, मैं ठीक हूँ। मुझे ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा हुआ है, मेरा माइंड में नहीं था कि वो एक कैंसर है। और मैं बहुत खुश था क्योंकि घर से 2000 किलोमीटर दूर मैं जॉब कर रहा था, घर का पहला बंदा था, बहुत छोटा-सा गाँव से मैं गया था। जब जॉब करने के टाइम कुछ अर्निंग किया, घर को पैसा उस टाइम इतना बैंकिंग फैसिलिटी गाँव में नहीं था। मनी ऑर्डर भेजते थे हम, ₹100 में ₹5 करके मनी ऑर्डर भेजते थे। घर में सब इस मनी ऑर्डर पाके बहुत खुश होते थे। क्योंकि जैसे कि मैं अकेला घर का बैकबोन ही जैसे बोलेंगे, ये नहीं हो सकती मतलब कह सकेंगे आप। तो धीरे-धीरे मैं भी खुश हो रहा था क्योंकि मेरा पहला जॉब है, अर्निंग है, कुछ कमा रहा हूँ, घर का दे रहा हूँ, घर डेवलप होगा, बहुत कुछ सोचता है, घर बनाएँगे, छोटा-सा घर में पानी गिरता है। जब मेरा जब करियर में 9-10 मंथ्स के अंदर ऐसा सिचुएशन हुआ क्योंकि 1 ईयर्स के बाद प्रमोशन भी होने वाला था, बहुत कुछ सपना था। मतलब जैसे कि प्रोफ़ेशनल में मैं पहला जॉब किया था और मैं बहुत खुश था और सोचा था कि जैसे कि बस चाँद बहुत नज़दीक है और उसे पा जाऊँ। लेकिन उसी टाइम इंटरनली पेन शुरू हुआ जैसे कि मैंने बताया। तो मैं वो तो जब मुंबई गया ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा मेरा जो रिपोर्ट आया था, मैं देखा नहीं था। वो डॉक्टर भी मुझे बताया नहीं था कि आपको ऐसे कैंसर है, ये है। उन्होंने बताया कि आपको सिर्फ़ एक सीटी स्कैन कराना है क्योंकि आपका बॉडी में और 2-4 जगह पे गाँठ दिख रहे हैं, तो जिससे पता चलेगा। तो कंपनी वालों ने बोला कि शुरुआत में हाँ, आप जाओ हम आपको भेजते हैं। तो उस टाइम मैं वॉक करने के लिए पोज़ीशन पे नहीं था और जब मेरा प्राइमरी सर्जरी पहला सर्जरी हुआ था जैसे कि कंपनी रिलेटेड इश्यू में,
तो मेरे घर से माँ-बाबा को बुलाया, उन्होंने बाय ट्रेन जर्नी करके गए थे। उन्होंने ऐसे जनरल कंपार्टमेंट में, क्योंकि हमारे पास उस टाइम टिकट उनको पता नहीं था कैसे रिजर्वेशन किया जाए ट्रेन में और कैसे जाएँ, और उनका बहुत मतलब ऐसे बहुत जल्दी हो गया, सर्जरी का प्लानिंग बहुत जल्दी भी हो गया। तो मेरा केयर रखने के लिए उन्होंने गए थे, बस इतना ही। गाँव से कुछ इकट्ठा करके छोटा-मोटा सामान बेच के उन्होंने गए थे कि लड़का का ऑपरेशन हो रहा है बैंगलोर, तो वहाँ चला जाएँ। तो जैसे भी उन्होंने जर्नी करके आए थे, पूरा हसल जर्नी, मतलब रश जर्नी करके ट्रेन में आए थे। मैं खुद गया था मतलब उनको रिसीव करने के लिए, पेन हो रहा था, ओके। बट मुझे उन्होंने देख के पता चला कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। बट आई फील कि इंटरनली मेरा फीमोर में बहुत पेन हो रहा है, आई एम अनएबल टू स्टैंड अप वॉक। बट उनको ऐसा महसूस ना हो कि ऐसा है। मतलब मैं बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड शुरुआत से हूँ, क्योंकि फॉर फाइनेंशियल और स्ट्रगलिंग कंडीशंस पे आगे बढ़ा था, हैप्पी था, बट मुझे लगा कि माइनर ऑपरेशन हो गया है। ओके, तो जब उन्होंने मुझे टीएमएच भेजे हैं कंपनी को, बंदा ने बोले कि आपको जाओ वहाँ पे टेस्ट कराओ, तो मैंने देखा कि टाटा मेमोरियल सेंटर, अच्छा सेंटर, बट मेरा ध्यान कैंसर पे नहीं गया। मेरा ओके। ये आया कि ओके, मुझे ओनली सीटी स्कैन कराना है। तो उस टाइम मुझे ऑल, जैसे कि टीएमएच का फॉर्मेट होता है कि जैसे सब फाइल रजिस्ट्रेशन किया जाता है, वो वैसे करके 22 डेज में जब रिपोर्ट मिला, और मुझे डॉक्टर मनीष अग्रवाल, वो अभी हिंदुजा हॉस्पिटल में था, वो मेरा मतलब मुझे इतना सपोर्ट दिए हैं, जिस सपोर्ट बजाय आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और जब मुझे 20 डेज में, क्योंकि बिफोर 20 डेज मुंबई जाने के बाद मुझे पता नहीं था कि ये कैंसर हॉस्पिटल है, पता था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया कभी भी, क्योंकि मेरा विजन ये नहीं कि मैं मुझे कैंसर हो सकता है क्या, ऐसा नहीं है। मैं आई कम ओनली फॉर सिटी स्कैन। बट ये सारा खून जांच कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, लॉट ऑफ एवरीथिंग जब कर रहे हैं, मैंने सोचा कि क्या चल रहा है मेरा बस। तो कोई कुछ बता नहीं रहे, और मैं तो क्या कि वॉकिंग पोजीशन पे नहीं हूँ, और टीएमएच हॉस्पिटल के पास एक वेन्यू गेस्ट हाउस करके वहाँ पे रह रहे थे। वो बहुत सारा मतलब एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव चल रहा था, पता नहीं था क्या होगा, क्योंकि मम्मी और पापा का कम्युनिकेशन का हिंदी उनको पता नहीं था एकदम। और ये अगर उनको छोड़ दें तो वो खुद अकेला आ नहीं सकते थे, ऐसी सिचुएशन था। तो मैंने खुद को संभाला और आगे गया। जिस दिन मुझे पता चला, डॉक्टर मुझे बताया कि आपको ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा, एक बोन कैंसर हुआ है, और ये ट्रीटमेंट आपको 1 से 1.5 साल तक चलेगा। तो उस टाइम मेरा पेशेंस, मेरा जितना पॉजिटिव थॉट्स, एटीट्यूड, ये सब कहाँ मतलब पूरा डेड हो गया एक ही वन झटके पे। ये सुनने के बाद पैर से जमीन निकल गया। बहुत कुछ सोचा था कि मेरा कुछ हो जाएगा, कभी सोचा कि नहीं मैं क्या करूं, सुसाइड कर दूं, ऐसे भी सोचा था। क्योंकि जो कुछ मेडिसिन लाना है, दवाई के लिए पूछ रहे हैं, तो मुझे पूछना पड़ता था, उनको तब तो पता नहीं है। बट मैं तो बहुत रो रहा था उस टाइम, टीएमएच के सामने बैठ के। आज भी याद है, हमी बाबा तब वो नहीं हुआ था, 2007 की बात है। मैं तो बहुत रोया, और मेरा रोना देख के उन लोग को तो कुछ समझ में नहीं आया था शुरुआत में। बस इतना समझ में पापा का आया था कि उसको कैंसर हुआ है। तो पापा और मम्मी बहुत रोए। तो ऐसे होते थे 1 आवर्स के बाद मैंने डिसाइड किया मेरा कुछ हो जाएगा। मैं इतना सारा बहुत कुछ मतलब नेगेटिविटी सोच रहा था, जी के क्या करूं, जी के क्या फायदा है। और ये जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट है बहुत है, 8 to 10 लाख का डॉक्टर ने जो एक्सपेंस उनका बताया मुझे, क्योंकि इम्प्लांट कुछ यूज होगा ऐसा भी बताया। तो मैंने सोचा कि पैसा नहीं है, क्योंकि हमने 2,000 रुपया घर भेजने के लिए हमें बहुत खुशी मिलता था। अभी तो 2,000 और 10 लाख की अप्रेक्स अप्रेक्स जो अमाउंट है, वो तो बहुत बड़ी है। तो धीरे धीरे मैंने बाद में मैंने सोचा कि नहीं, ये जिंदगी रख के क्या फायदा, मैं तो डूबूंगा, इन लोगों को लेके डूबूंगा। सिचुएशन ऐसा आ गया था। तो फिर सोचा कि मैं डूबूंगा ठीक है, लेकिन इन लोग को सेटल नहीं करके डूबूंगा तो इन लोग डूब जाएंगे, मतलब मैं उनको लेके डूब रहा हूँ। तो बाद में किसी ने मुझे, मेरा डॉक्टर ने, आशीष गुलिया जो मनीष वगैरह से, आशीष गुलिया से मैं एक बार मिलने गया, सर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्यों नहीं करोगी सर, एक्चुअली मैं जो हूँ, आपको देख रहे हैं, मेरा मम्मी पापा आ रहे हैं, सब कुछ डीलिंग्स में करें, क्या है एक्चुअली सिचुएशन बताइए।
नहीं ये नहीं करेंगे तो बढ़ जाएगा, फिर लंग्स या किडनी ये सब इन्फेक्ट होगा। ये जैसे कि मेरा बोले कि मेरा प्राइमरी स्टेज है, तो इसमें बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया, आप टेंशन मत लो, आप मैं देख रहा हूँ कि आज आप आ रहे हैं, आप ही सब डील कर रहे हैं, तो आपको मैं एक बात बता रहा हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम है शेयर कीजिए। और धीरे-धीरे मैंने देखा कि होटल का एक्सपेंस बहुत बढ़ रहा है, कंपनी धीरे-धीरे मुझसे बहुत दूर भाग आए, क्योंकि जब उनको भी पता चला कि ऐसा हुआ है, तो लास्टली मैंने डिसीज़न लिया और एक वहाँ पे भारत सेवाश्रम करके संघ है, जो कैंसर पेशेंट्स एकोमोडेशन सेंटर है, न्यू मुंबई पे। मैं जाके वहाँ पे अरेंजमेंट करके रहा। पूरा कंटिन्यू 1 ईयर्स मैं मुंबई पे था और 2007 अगस्त में मेरा इम्प्लांट यूज़ हुआ है राइट फेमर पे। और 6 साइकिल केमोथेरेपी डॉक्टर एस के पाई ने मुझे दिया है, जो केमोथेरेपी मैं जहीं पे भी इंजेक्ट, जिस दिन केमो का डे था, इंजेक्ट करने जा रहा था, सब देख रहे थे, क्या दिए हैं पाई सर ने? ये लड़का जिएगा क्या इतना डोज़? बट मैं अभी भी गर्व से कह सकता हूँ कि पाई सर का प्रोटोकॉल था बोल के मैं हूँ। क्योंकि मुझे टॉस प्रोटोकॉल पे भी टीएमएच ने रखा था रिसर्च पे। मेरे साथ बहुत सारे फ्रेंड्स थे, मोस्ट ऑफ फ्रेंड्स जो अभी नहीं है। बट पाई सर ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। उन्होंने ऑन केमो प्रोटोकॉल मेरे लिए मेक किए थे। सेकंड केमोथेरेपी मैंने एडमिट होकर ले रहा था, मुझे इन्फेक्शन हो गया था, मेरा कैथेटर लगा था, हाथ पे कैथेटर डाले थे उन्होंने। जिस इन्फेक्शन में 28 डेज मैंने एडमिटेड था और इतना सारा टेस्ट करते जो खाने के पैसा था हमारे पास, वो भी खत्म हो गया। आज वो दिन मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ, क्योंकि एक और फाइनेंशियल कंडीशन से बिलोंग करते हैं, जिस पेशेंट का अटेंडर को पता नहीं है कम्युनिकेशन क्या हो रहा है आगे पीछे, और मेरा फ्यूमर पे प्रॉब्लम था, मैं मूव नहीं कर पा रहा था, बेड पे था, व्हीलचेयर पे था। जहीं पे बता रहे थे मेरे पेरेंट्स ने उस इसी जगह पे लेते थे और मैंने वो काउंटर पे बात करता था। सेकंड केमो पे मैंने डॉक्टर सर से कभी इतना ज़ोर से बात नहीं किया था, जब मुझे लगा कि 1 लाख और हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है। तो उस टाइम मैंने उस डॉक्टर जी को बोला कि सर मौत का इंजेक्शन है तो दे दीजिए। मौत का इंजेक्शन है, सॉरी। तो जब मेरा केमोथेरेपी शुरुआत हुआ, हम्म। मैंने डॉक्टर जी को बताया कि सर हमारे पास इतना पैसा नहीं है और हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आप एक डॉक्टर है, अगर केमोथेरेपी तो 5 डेज में खत्म हो गया था, अभी मुझे 20-30 डेज एक बुखार हो रहा है, आप 5 टाइम्स मुझे डिस्चार्ज दे रहे हैं, फिर डिस्चार्ज लेने के टाइम बहुत जोर से फीवर आ रहा है, पूरा ट्रेमलिंग होके कुछ एक इन्फेक्शन है आप भी बता रहे हैं। इतना सारा टेस्ट हो गया, 20 डेज ये टीएमएच का हॉस्पिटल, अगर नहीं हो रहा है तो आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं घर जाता हूँ। ऐसा क्या बात कर रहे हो तुम? सर खाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं। गॉडली वो डॉक्टर बहुत मतलब ओल्ड एज के हैं। उन्होंने रात 2 बजे किसी एक असिस्टेंट को भेजा और मेरा हाथ से कैथेटर रिमूव किया और उसके बाद मैं ठीक हो गया। फिर बाद में मुझे बताया गया कि क्योंकि शुरुआत में मुझे सीटी स्कैन करना था, तो इसलिए मैंने प्राइवेट में ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। हम्म। बाद में मैंने बोला कि सर पैसा भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम घर जाएंगे। उन्होंने मेरा फाइल को जनरल पे कन्वर्ट किया और बताया कि तुम आके हम मुझे प्राइवेट में मिल सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं लिख देता हूँ, तुम आके मुझे डायरेक्टली मीट करता है बस। उस केमो के बाद मेरा 3rd साइकिल के बाद सर्जरी हुआ, इम्प्लांट यूज हुआ, एक इंडियन इम्प्लांट। 2007 के बाद फिर केमो 6 साइकिल खत्म किया जनवरी, मतलब नया साल आके घर में बनाया। खुशी पूरा बाल वगैरह सब निकल गया था, जब गांव आवा सब, मतलब गांव बहुत दूर दूर से लोग आए मुझे देखने के लिए, क्या हुआ है कैसा लड़का है, क्योंकि घर से 1 साल गया था, फिर ट्रीटमेंट में 1 साल हो गया। हम्म। तो ये एक माहौल है और इस माहौल सिचुएशन पे मैंने खुद को संभाला और फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम था वहां पे एक सीख मिली, कैसे हम ये जो जर्नी है उससे हम कैसे आगे चले और कैसे हम संघर्ष करते रहे। फिनेंशियल का एक बड़ा इश्यू नहीं है, मैंने तब मुझे पता चला जब मैंने आश्रम से था, बहुत सारा फ्रेंड्स मिल गए कि कैसे हम आगे
लेके जाएं इस जर्नी को, कहाँ से फंड मिलेगा, क्या करेगा। हमने ऐसे 2 किलो 1 किलो आटा के लिए भी बहुत दूर माँ को भेजा था कि इतना नंबर बस पकड़ो, आप जाओ, वहां से कुछ मिलेगा, मुझे पता है। वो जाते थे, कलेक्ट करके लेके आते थे। मीन्स ऐसा जो सिचुएशन है आगे बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा, लेकिन बहुत स्ट्रगलिंग सीखा है। और उस सीखने के बाद 2007-8 में मेरा सब केमन खत्म हो गया। फिर फॉलोअप चल रहा था। वंस अगेन मैंने कुछ कंपनी यहाँ पे गांव पे ढूंढना लगा, क्योंकि मेरा तो कंपनी पास हो गया था और वहीं पे कुछ चांस ही नहीं था। हम्म। बाद में मैंने छोटा बहुत बहुत थोड़ी थोड़ी काम किया। काम करने के बाद वन सेकेंड जैसे कि 6 मंथ फिर इससे फॉलोअप रहता है। फिर वन सेकेंड 2011 को लॉन्ग्स में कुछ इन्फेक्शन मिला। उसमें हाँ वैट मेटास्टेक्टमी हमारा सर्जरी हुआ राइट अपर लोब पे। हम्म। बट उसमें क्या है कि पता नहीं चला कि मीन्स उसमें कोई कैंसर का पॉजिटिव नहीं था, क्योंकि जो कैथेटर दिया था उस वजह से कुछ इन्फेक्शन डिटेक्ट हो रहा था, बोल के जो CS फॉर्मल जो चेस्ट पे उसने मुझे ऐसे बताया था रक्ति डिपार्टमेंट में। तो उसके बाद मुझे फिर अस्थमा अटैक किया, क्योंकि बचपन से था लॉन्ग्स पे, फिर वाइट मेटास्टेक्टमी अस्थमा अटैक किया। तो मतलब जीना तो पूरा स्ट्रगलिंग हो गया। फिर 2012 में ये ऑपरेशन होने के बाद वन सेकेंड राइट फेमोर का जो इम्प्लांट है वो पूरा मतलब खराब हो चुका था, फ्रिक्शन हो गया था। वन सेकेंड फिर इम्प्लांट पॉली चेंज करने के लिए प्लानिंग किए थे। फिर ऑपरेशन ऑन टेबल पे उन्होंने टोटल इम्प्लांट को रिप्लेस किए। तो अभी 2016 पे वन सेकेंड मेरा सर्जरी हुआ है। इस इम्प्लांट को दोबारा तीसरा बार चेंज किया गया है। अभी इंडियन इम्प्लांट नहीं है, एक इम्पोर्टेंट इम्प्लांट उन्होंने डाले हैं। और हम्म। उसके लिए 9 to 10 लाख का अभी एक्सपेंस हुआ था। और इस एक्सपेंस को जो डॉक्टर गुलिया आशीष गुलिया सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं, और टेटर मेमोरियल पे मेडिकल सोशल वर्कर ने बहुत सपोर्ट किए हैं। तो 16 से मेरा ये ऑपरेशन भी हो गया। तो 2008 का जो मेरा ऑपरेशन था, ये ऑपरेशन के बाद मैंने मुंबई में सेटल होने के लिए कोशिश किया। कि हम्म। मैंने मुझे मेरा पास पैसा नहीं था, मुझे बहुत जन सपोर्ट किए हैं घर में। तो ठीक है, घर से जो दिए थे मेरे लिए, बहुत सारा जमीन वगैरह बेचे थे, उससे तो रिकवरी नहीं कर पाएंगे हम अभी भी। जो बेच दिए हैं वो गया। 2008 से 2016 तक मैंने मुंबई में स्टे किया। कुछ NGO से मैंने काम किया, क्योंकि मुझे कुछ पेशेंट को सपोर्ट करने में लिए खुशी लगता था। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जिनों के पास प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को सच के डर रहे हैं और आगे निकल रहे हैं कि ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे। ऐसे पेशेंट को मैं मिलता था, और मैंने इस सभी पेशेंट को मोरली, मेंटली, फिनेंशियली सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, मैं उनको गाइड भी करता था। खुशी लगता था कोई पेशेंट का अगर केयर टेकर नहीं है, अलोन है। कभी कभी ऐसे कि TMS से भी मुझे फोन आता था कि जैसे कि वार्ड से कि इनका कहीं नहीं है, अभी ना तुम आ जाओ। मैं जाता था, और मैं कभी भी किसी से डिमांड नहीं किया, पैसा नहीं लिया। क्योंकि ऐसे NGO पे काम करते करते कुछ रेफरेंस से मुझे दादर पे, मतलब परेल टू नियर अबाउट 2 किलोमीटर, वहाँ पे एक हेड ऑफिस पे मुझे कुछ जॉब मिला था। वो पार्ट टाइमली मैंने भी कर रहा था, मैं बहुत खुश था। और मैंने जो रूम लिया था भारत सेवाश्रम के बिल्कुल बगल में लिया था। एवरी वीकेंड में मैं वहाँ पे जाता था, पेशेंट लोगों को उनको गाइड करता था, क्या है क्या चल रहा है उनके मुंह में। मतलब बहुत सारा शेड रहता है, दुख, बहुत जन दुखी रहता है जैसे मैं था। मुझे पता था कि ऐसा होता है। कोई दुखी होता तो उनको थोड़ा हंसाने के लिए प्रयास कर रहा था। बेसिकली आई एम फ्रॉम ओडिशा, बट मुझे वहां पे रहते रहते बंगाली भी मैं बोल चुका, बोल पा रहा हूँ, ठीक है। ओके। हम्म। तो इस खुशी से वहां से मुझे बहुत खुशी मिलता था, जो दिल पे एक ऐसे खुश, मतलब हैप्पीनेस क्रिएट होता था। किसी को काउंसलिंग करो, गाइड करो, और उनको प्रॉपर मॉनिटरिंग करूं, तो बहुत खुशी मिलता था। बहुत सारे पेशेंट को ऐसे तो बहुत सारे काउंट पे है, जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर पे अभी भी है कि कोई फोन करता है तो पता चलता है हाँ आप ये से है, कैसे है, क्या बात है।
और धीरे धीरे मैंने क्या किया कि जैसे देखा कि मेरा पेरेंट्स का तबीयत भी खराब होने लगा, तो मैंने मुंबई छोड़ के गांव आया। और ये हुंडई का डीलर पॉइंट पे मैंने एक इन हाउस ट्रेनर का जॉब भी पकड़ा, मतलब बालासोर पे। फिर पेरेंट्स का जो तबीयत खराब हुआ वहाँ आया, उन वहाँ से सेटल हुआ, तो उनको गाइड रखने के लिए मुझे मुंबई छोड़ना पड़ा। बट छोड़ के मैं क्या करूँ वो अच्छा नहीं लगा, क्या करूँ अच्छा नहीं लगा। तो मैंने क्या किया, अभी एक अभिन ज्योति ट्रस्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया, जो जिसका फाउंडर मैं हूँ। और इनिशियली कुछ लड़कों को देखिए, ये सिटी है तो पब्लिसिटी मिल जाता, रूरल एरिया पे किसी को। अभी मेरा ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का प्रोग्राम गया, ब्रेस्ट सर्विकल एंड अभी ओरल कैंसर का आ रहा है, मैंने उनको सब अवेयरनेस कर रहा हूँ। कोविड सिचुएशन में तो मैं और मेरा कुछ फ्रेंड्स लोग मिल के हमने टीम बना के, जैसे गांव पे क्या होता है कि जैसे कि कोविड का क्या सेगमेंट है क्या है, सब सिटी से आता है लेकिन गांव आता है तो बहुत देर हो जाता है। और उस टाइम सिचुएशन ऐसा था कि बाहर से बहुत गांव आ रहे थे, तो कैसे हमको ये करें इस सिलसिले पे, मतलब एक अवेयरनेस की तरह से हम काम कर रहे हैं। और मुझे ये खुशी लगता है कि लॉकडाउन पे 37 पेशेंट को मैंने उनका केयर गिवर जैसा काम किया। और किसी का मेडिसिन का प्रॉब्लम है तो आई नो मेरा पास तो फिनेंशियल का ऐसा नहीं है स्ट्रैटेजी, तो फ्रेंड सर्कल हो या दूसरा किसी ऑर्गेनाइजेशन हो, हम उनसे मदद मांगते हैं और उनका मेडिसिन कैसे घर तक पहुंचेगा उसका भी प्रयास किए थे। और ऐसे ही चल रहा है। और अभी का जो स्टेटस है मेरा, इसे आगे कैसे ले जाऊं, ये प्रयास है। वाह, मतलब आप खुद इस कैंसर से लड़के निकल चुके हैं और अब दूसरों की हेल्प कर रहे हो। जी। वंडरफुल। तो आपको कितने कीमोथेरेपी और रेडिएशन नहीं हुआ था ना नहीं, आपका? मेरा रेडिएशन नहीं हुआ था, मुझे 6 साइकिल केमोथेरेपी हुआ था और सर्जरी था। ओके, ये सर्जरी 3 बार, राइट? सर्जरी राइट फेमर का 3 बार हो चुका है। और लॉन्ग जो बैट मेटास्टेशन यहाँ पर लोग। ओके, तो आपने कुछ डाइट लाइफस्टाइल चेंजेस किए थे उस टाइम, हाँ। ट्रीटमेंट के हाँ, टाइम? मैंने जो डाइट चेंज किया था, जैसे कि एक गेहूं का जो पत्ता होता है, ये व्हीट ग्रास। वीट ग्रास। हाँ, हम्म। मैंने वो ले रहा था। और हम्म। कुछ एक काढ़ा बना के माँ देती थी, और कुछ एक पत्ता को खिलाती थी जिसमें कि हीमोग्लोबिन थोड़ा इंक्रीज करे। हम्म। और डाइट ओके। प्लान में तो ज्यादातर हमने वेज ही खाना पसंद किया था उस टाइम। हम्म। और खाने का तो कोई टेस्ट ही नहीं था केमो के टाइम, मतलब जो भी खा रहा था पूरा उल्टी हो रहा था। बट माँ ने इतना सारा सपोर्ट दिया है कि मुझे पानी तो पी नहीं पा रहा था, लेकिन वो हर आधा घंटे में 2 चम्मच पानी मुंह में डालती थी। ये बहुत बड़ी plus है। हाँ। तो आपने बताया आपको माँ का सपोर्ट तो था ही, बट उनके अलावा और किस किस का सपोर्ट था आपको? फिलहाल पापा, देखिए पापा फिलहाल कुछ टाइम के लिए थे, फिर उन्होंने आए, मेरा जो बड़ा भाई है वो भी गए थे। तो सबका मिलजुल के सपोर्ट था। और भारत सेवाश्रम का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे पूरा 1 साल के लिए रोकने का दिए थे। और उन जो भी प्रॉब्लम था एम्बुलेंस से लेके जो भी कुछ इश्यू था, उन्होंने मुझे सपोर्ट किए थे। और ये सपोर्ट मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। ये मैं इसका ऑल स्टाफ, ऑल नर्सेस एंड ऑल डॉक्टर्स मेरे लिए गॉड से भी बहुत बड़ा है। तो हम लाइफ में जब भी किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलते हैं तो हमें बहुत सारे लाइफ लेसन्स मिलते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपको आपकी कैंसर जर्नी से क्या सीखने को मिला है? कभी भी किसी सिचुएशन परिस्थिति को आप देख के उसे घबराओ मत। परिस्थिति जो भी है, धीरे धीरे परिस्थिति के जड़े रहो और उसे संघर्ष करते चलो। जरूर आप सक्सेस बनोगी, जरूर आप कामयाब होगी। और इस कामयाबी आपको किसी भी पिलर नहीं है कि कोई चीज के रूप से जंजीर आपको बांध सकता है या रुका सकते है। और दूसरों का खुशी में हमें बहुत खुशी मिलता है। ये प्रयास में अभिनव ज्योति ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट जो आगे बढ़ रहा है।
तो अभी आपकी लाइफ कैसे चल रही है आफ्टर कैंसर? आप में क्या चेंजेस आए हैं, पॉजिटिव चेंजेस कैंसर की वजह से? दूसरों का दुख देखता हूँ तो वो लगता है कि मेरा दुख है। पॉजिटिव चेंजेस के बारे में बात करूँ तो किसी चीज को मैं रेस्ट्रिक्शन नहीं करता हूँ, क्योंकि सिर्फ केयरिंगनेस, कोई बोलते हैं कि आपका इम्प्लांट लगाया आप गाड़ी मत चलाओ। मैं बहुत अच्छा गाड़ी चलाता हूँ, और मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि मैं बाइक रेसर क्यों ना बनूं। वाह। रियल। और कभी हम्म। मैंने तो फोर व्हीलर ड्राइव करने के लिए बहुत, और मैं सोचता हूँ कि मुझे जो भी दो मैं चला सकता हूँ बस। नेगेटिविटी मैं कभी सोचा नहीं हूँ कि ऐसा होगा ऐसा। मैं अभी सोचा हूँ कि जो होगा देखा जाएगा, जो है बस उतना में मेरे लिए खुश हूँ। जो होगा आगे होगा। कभी ऐसा नर्वस नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो जाए। हाँ, ऐसे कि जैसे कि अभी देखिए, ये ट्रीटमेंट जर्नी होने के बाद फैमिली और घर परिवार बहुत सारा रहता है। तो मैंने लाइफ में डिसाइड किया कि शादी के लिए जो प्रपोजल बहुत सारा आ रहे हैं, बट मैं मना कर रहा हूँ खुद के एंड से। मुझे शादी नहीं करना है, क्योंकि मैं जो आगे के लिए सोच रहा हूँ कि मैं सबके लिए हूँ और सबके साथ जाऊंगा, बस ऐसा ही है। मतलब आप हेल्प करते रहना चाहते हैं सबकी, ठीक इसलिए। वाह। तो जैसे आप हेल्प कर रहे हैं, वैसे जैन ऑनकोलॉट आई और लविल्स कैंसर हेल्प करते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप लोग बहुत सारे पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, और कि सबका मोरल इतना आप लोग इंक्रीज कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं कि जैसे कि मैं तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन पे मैं सोचा कि इतना सारा मीन्स कोई भी अगर डिमोटिवेट हो जाए ना, वन सेकेंड आपका साइट को विजिट करना है उनको, और वो इतना पॉजिटिव थॉट गेन करेंगे ना, कभी भी सोचेंगे नहीं, पीछे जाएंगे, हमेशा आगे जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा, आगे बढ़ेंगे। ये मैं मानता हूँ। और सल्यूट है आपका ऑर्गेनाइजेशन को, सल्यूट करता हूँ कि ये आगे और जाएगा। जैसे हाँ, बहुत सारे कैंसर वॉरियर है, तो इन लोगों को मीट करेंगे और उनका जैसे कि पॉजिटिव एटीट्यूड शेयर करेंगे, सो दैटली बहुत सारे हैं जिनको जरूरत है, जरूरतमंद हो, हम्म। उन्होंने देख के आगे बढ़ेंगे और उनका पॉजिटिविटी और मॉरली सेटिस्फाइड मिलेगा। बिल्कुल। और अब आप भी इसका पार्ट है, आप खुद अब इंस्पायर करें दूसरे लोगों को अपनी जर्नी शेयर करके। ठीक है। और आगे भी होगा, कुछ रहेगा तो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूँगा। बिल्कुल। तो अभी जो कैंसर पेशेंट्स और केयर गिवर्स है, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? डरे नहीं, जो भी सिचुएशन है, इस सिचुएशन का सामना करें, जरूर आपको कामयाब मिलेगा। डरना नहीं है, संघर्ष करते चलो, कामयाबी आपसे आप मिल जाएगा। संघर्ष के लिए अकेला आप नहीं है, हमारे जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, बहुत आगे आ रहे हैं। तो कभी भी घबराइए मत, डरिए मत, डर के आगे जीत है, ये मान के रखिए। तो आप आगे चलिए, हम आप लोगों के साथ है। ए लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ए लॉट ऑफ फाउंडराइजर्स, बहुत सारे भला आदमी, अच्छा आदमी हमें सपोर्ट करने के लिए आगे हैं। आप डरिए मत। वाह। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत इंस्पायरिंग रहा आपका स्टोरी। और जैसे जर्नी आप मुझे इंस्पायर करी है, वैसे आगे भी लोगों को करेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।